Hello everyone, welcome back to my channel. So today is MRP of microbiology. So that is something the very important point for the NOSET exam because microbiology say 1 to 2 MCQ every time asked in the exam. So microbiology is something very important and उनमें से भी जो important है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. So hope so you are doing well for your NOSET preparation and please don't be stressed so much कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा. जस्ट कीप ऑन गोइंग है ना. सो आप जो भी कर रहे हो जस्ट कीप ऑन गोइंग एंड अब जो टाइम है ना लाइक इन लास्ट 10 days you have to be focused more on revision, MCQ प्रैक्टिस एंड लाइक ऑल्टरनेट डे पे आप मॉक टेस्ट दे दो और उसको एनालाइज करते रहो. ठीक है ना. बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है. यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द ओवर कॉन्फिडेंट एंड पैनिक. सो एक कांस्टेंट एक फोकस मेंटेन करके रखना है और रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है, रिवीजन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस पे. राइट, स्टार्ट करते हैं. एमआरपी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट इज समथिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू नो. सो द फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द नीडल स्टिक इंजरी. सो नीडल स्टिक इंजरी से एमसीक्यू 2-3 बार आ चुका है. सो मैं बताऊंगी किस किस टाइप का एमसीक्यू आया है. सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नीडल स्टिक इंजरी में लाइक एनी एक्सीडेंटल इंजरी बाय नीडल और एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट, so that is known as like needle stick injury. तो जैसे ही needle stick injury होती है, the first most important steps क्या होता है, immediately you have to stop the procedure. So that is the first most important action you have to do, stop procedure. Let's suppose you are doing cannulation and आपको needle stick हो गई है, वो cannula वाला जो stick हो गया, तो you have to stop the procedure. So that is the first important action. ठीक है ना. So stop procedure, and the second important thing, after stop procedure you have to immediately wash under running water with soap. So आपको रनिंग वाटर के अंदर विथ सोप के साथ आपको वॉश करना है. लाइक आपको द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आपको स्क्वीज नहीं करना है, सक नहीं करना है ना. सो दिस इज समथिंग द वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द एम्स प्रोटोकॉल है ना. सो वहां से मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. सो अवॉइड स्क्वीजिंग, एज यू कैन सी इन दिस, स्क्वीजिंग, स्क्रब, एंटीसेप्टिक्स या फिर स्किन वॉशेस, ब्लीच, क्लोरीन, अल्कोहल, बीटाडीन वगैरह नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट वॉश अंडर रनिंग वाटर. ठीक है, तो आपने प्रोसीजर स्टॉप कर दिया. यू हैव टू वॉश अंडर रनिंग वाटर एंड आफ्टर दैट 3 चीजें हो सकती है. या तो आपको पता हो सकता है कि वो जो जिस सोर्स से आपको स्टिक हुआ है, नीडल स्टिक हुई है, दैट इज द नॉन नेगेटिव सोर्स की नेगेटिव है. अगर वो नेगेटिव है मतलब कि HBsAg नेगेटिव है, HIV नेगेटिव है, सारे वायरल मार्कर्स नेगेटिव है, देयर इज नो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस. पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की नीड नहीं है. बट अगर पॉजिटिव सोर्स नोन है, अगर पॉजिटिव सोर्स नोन है बट आपका जो स्किन जो है इंटैक्ट है, स्किन इंटैक्ट है मतलब कि जो ऐसा स्टिक हुआ कि वो आपको स्किन इंटैक्ट रहा, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, म्यूकस मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, देन अगेन आपको कोई भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की नीड नहीं है. बट अगर म्यूकस मेम्ब्रेन आपको विजिबल है, स्किन इंटैक्ट नहीं है, देन आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की नीड है. एंड इन अदर कंडीशन अगर अननोन सोर्स है तो भी आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की नीड है. देन क्वेश्चंस क्या आया था. फर्स्ट क्वेश्चन तो एक बार ये आया है हमारे नॉसेट में कि अगर नीडल स्टिक इंजरी होती है तो फर्स्ट एक्शन क्या होता है. सो फर्स्ट एक्शन होता है स्टॉप द प्रोसीजर एंड वॉश अंडर रनिंग वाटर. तो ये वाला आया था कि हमें वॉश करना है, स्क्यूज करना है, बीटाडीन लगाना है, क्या लगाना है. सो यू हैव टू जस्ट वॉश अंडर रनिंग वाटर. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. देन एक बार और एमसीक्यू क्या आया था कि उन्होंने बोला था कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस आफ्टर नीडल स्टिक इंजरी हम कौन कौन से देते हैं, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, टेटनस. तो उसमें हमें मार्किंग करना था. तो देखो, अगर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस अगर नीड है तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में सबसे पहले हमारा आता है टेटनस का. अगर हम बात करें सो टेटनस का हम देते हैं 0.5 ml IM and it is only single dose booster if not had tetanus shot within past year, है ना. so that is the important thing. अगर आपने past 10 years से अगर टेटनस का बूस्टर नहीं लिया है तो आपको जस्ट सिंगल डोज TD का, that is also important, TD का 0.5 ml आपको सिंगल बूस्टर डोज लेना है. so that is the first. and second हमारा आता है HIV का. so HIV में से बहुत सारे MCQ बन सकते हैं. HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस से बहुत सारे MCQ बनते हैं. फर्स्ट MCQ क्या बनता है कि हमें जो फर्स्ट डोज हम लेते हैं ऑफ HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस दैट शुड बी गिवन विदिन 2 hours और अप टू 72 hours तक ले लेना है.
सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सेफ टाइम इज विद इन 2 आवर्स में ले लो, है ना. सो प्रोवाइडेड विद इन 2 आवर्स ऑफ एक्सपोजर. अगर नहीं ले पाते हो सो प्रेफरेबली विद इन 72 आवर्स. सो 2 आवर्स टू 72 आवर्स के बीच में लेना है. आफ्टर 72 आवर्स लेने के बाद कोई इफेक्टिवनेस नहीं होगा. सो लाइक विद इन 2 आवर्स में ले लो, दैट इज द बेस्ट. और अप टू 72 आवर्स इज ऑल्सो द बेस्ट. तो आपको टाइम लाइन पता होना चाहिए कि विद इन 2 आवर्स इज बेस्ट और अप टू 72 आवर्स. फर्स्ट इज दैट. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज कि हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में क्या क्या देंगे. सो दैट इज नोन एज TLD. सो जैसे हम टीबी की फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवाइयां आती है ना, मेडिसिन आती है, ऐसे ही हमारे HIV की जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की ना फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की एक टैबलेट आती है. एंड उस एक टैबलेट में क्या क्या होता है, उस एक टैबलेट में होता है TLD, दैट इज टीनोफोविर. टीनोफोविर 300 mg, लेमिवोडिन भी 300 mg होती है. और D फॉर डोलोटिग्राविर. डोलोटिग्राविर इज 50 mg, जिसका 1 टैबलेट होता है, फिक्स होता है. उसमें 300 mg टीनोफोविर होता है, 300 mg लेमिवोडिन होती है और 50 mg डोलोटिग्राविर होता है. ठीक है ना. सो एक टैबलेट हमें लेना है फॉर 28 डेज. सो 28 डेज और यू कैन से 1 मंथ के लिए हमें TLD मतलब कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ HIV की लेनी होती है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर किसके लिए, HIV का. तो हमने TD पढ़ लिया, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस फॉर HIV हो गया. एंड थर्ड हमारा होता है हेपेटाइटिस C वायरस. सो हेपेटाइटिस C के लिए कोई भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की नीड नहीं है. सो नो HCV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस. एंड यही MCQ में आया था, उन्होंने लिखा था HIV, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B. तो क्या था, ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर क्या है कि हेपेटाइटिस C वायरस की पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस नहीं होती है. यू हैव टू जस्ट कंसल्ट टू गैस्ट्रोपेडी, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, है ना. एंड देन आता है थर्ड हमारा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस आता है हेपेटाइटिस B का. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. सो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस फॉर हेपेटाइटिस B. सो अगर हेपेटाइटिस B की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. जैसे कि लेट्स सपोज आप अनवैक्सीनेटेड है ना, आपको निडलिस्टिक इंजरी हुई है, होना नहीं चाहिए. आपको बहुत when you will become a nursing officer you have to very careful when you are doing anything that is the risk for like nidilistic injury. तो आपको बहुत केयरफुल रहना है. सो अगर लेट्स सपोज अगर होता है सो यू शुड नो क्या क्या करना है. हेपेटाइटिस B के लिए अगर आप अनवैक्सीनेटेड हो, आपने कभी भी वैक्सीन नहीं लिया है, सो इन दैट केस आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोब्यूलिन. तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी लेनी है और हेपेटाइटिस B वैक्सीन भी लेनी है, 2 चीजें लेनी है ना. सो अगर आप अनवैक्सीनेटेड हो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, आप अनवैक्सीनेटेड हो तो आपको हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोब्यूलिन लेनी है प्लस वैक्सीन की जितनी सीरीज होती है ना, 3 सीरीज होती है. एक 0 डोज 1 मंथ पे एंड 6 मंथ पे, वो वैक्सीन सीरीज कंप्लीट करनी है. सो फर्स्ट केस ये हो गया. सेकंड केस क्या है कि आप वैक्सीनेटेड तो हो बट आपका जो anti-HBs है ना वो लेस देन 10 है. सो आपने टाइटर करवाया एंड टाइटर में क्या है कि आप वैक्सीनेटेड हो, आपने वैक्सीन लिया था बट आपका जो anti-HBs है ना दैट इज लेस देन 10 है. सो इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है, आपको सेम करना है. सेम मींस कि सेम आपको हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोब्यूलिन लेनी है प्लस वैक्सीन की सीरीज आपको कंप्लीट करनी है. ठीक है ना. सो दैट इज द सेकंड केस. थर्ड केस क्या है कि आप वैक्सीनेटेड हो बट आपका जो anti-HBs है ना, थर्ड कंडीशन क्या है, आप वैक्सीनेटेड हो प्लस जो anti-HBs है ना, anti-HBs आपका मोर देन 10 है. सो इन दैट केस नो ट्रीटमेंट. आपको ना ही इम्यूनोग्लोब्यूलिन लेने की जरूरत है, ना ही आपको क्या बोलते हैं वैक्सीन लेने की जरूरत है. फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन है कि आप अंडरगोइंग वैक्सीनेशन. सपोज आपने वैक्सीनेशन सीरीज स्टार्ट की, क्योंकि जब भी नर्सिंग ऑफिसर, अब अगर हेल्थ केयर में आप जब हॉस्पिटल में काम करोगे तो जितने भी हेल्थ केयर होते हैं ना, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको हेपेटाइटिस B वैक्सीन लेनी होती है. सो लेट्स सपोज आपने हेपेटाइटिस B वैक्सीन सीरीज स्टार्ट किया, आपने 0 डोज ले लिया, 1 मंथ पे ले लिया, 6 मंथ वाला आपका बचा था, तो मतलब कि आप क्या हो, स्टिल अंडरगोइंग वैक्सीनेशन, आपका कंप्लीट नहीं हुआ. सो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको अपना हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी लेनी है प्लस जो सीरीज बची थी, लेट्स सपोज 6 मंथ वाला बचा था, तो आपको वैक्सीन सीरीज क्या करनी है, जस्ट कंप्लीट करनी है. ठीक है ना. सो दैट इज द केस. एंड फिफ्थ केस, हाँ, सो यही हमारे 4 केसेस है. वैक्सीन अनवैक्सीनेटेड का, वैक्सीन प्लस anti-HBs लेस देन 10, वैक्सीनेटेड प्लस anti-HBs मोर देन 10, और एक हमारा फोर्थ की वैक्सीनेटेड है अंडरगोइंग, सो वो चल रहा है. सो इन दैट केस आपको ये लेना है. अगर हम हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोब्यूलिन की बात करें, सो वो कितना होता है, उसका डोज होता है 0.06 ml पर kg IM लगाते हैं. ठीक है ना. सो 0.06 ml पर kg.
दैट इज द इम्यूनोग्लोबुलिन का डोज है। सो ये हमारा नीडल स्टिक इंजरी के रिगार्डिंग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा दिस, हाँ, सो इसका डेफिनेशन थोड़ा पता होना चाहिए आपको कि व्हाट इज द स्टेरिलाइजेशन। सो स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि किल एवरीथिंग। सो लाइक डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन की बात करें, सो डिसइंफेक्शन में भी हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ जो भी है सबको किल करते हैं। बट स्टेरिलाइजेशन में क्या करते हैं, दैट इज स्टेरिलाइजेशन, मतलब ये कंप्लीटली स्टेराइल कर देते हैं, मतलब कि जो स्पोर्स होते हैं ना उसको भी किल कर देते हैं। सो दैट इज द स्टेरिलाइजेशन, किल्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्पोर्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पोर्स ना, बाकी जितने भी होते हैं ना, डिसइंफेक्शन, एसेप्टिक, उन सब में स्पोर्स किल नहीं होते, बट इन स्टेरिलाइजेशन में हम स्पोर्स को भी किल कर देते हैं, जैसे कि ऑटोक्लेव हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, है ना। सो ऑटोक्लेव में भी क्या करते हैं, स्पोर्स को भी किल कर देते हैं। कमिंग टू डिसइंफेक्शन, सो डिसइंफेक्शन एज द नेम सजेस्ट, डिसइंफेक्ट कर देना। सो जितने भी सरफेसेस होते हैं, है ना, बेड लिनन हो गया, सरफेस हो गया, फ्लोर्स हो गया, उसको डिसइंफेक्ट करना, है ना। सो दैट इज नोन एज डिसइंफेक्शन। सो इसमें हम सबको किल करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट स्पोर। तो इसमें स्पोर्स किल नहीं होते हैं। एंड डिसइंफेक्शन वर्ड कब यूज करते हैं, जब हमें कोई इनएनिमेट सरफेसेस को क्लीन करना हो तो, ठीक है ना। एसेप्सिस कब यूज करेंगे, जब बॉडी सरफेसेस की बात हो, है ना, बॉडी की बात है तो एसेप्टिक बोलते हैं, अंडर एसेप्टिक प्रोसीजर्स, है ना, अंडर एसेप्टिक टेक्निक। सो एसेप्सिस मतलब कि बॉडी सरफेसेस को क्लीन करना। सो इन दैट आल्सो किल और इनहिबिट द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डीकंटामिनेशन और सैनिटाइजेशन। सो डीकंटामिनेशन और सैनिटाइजेशन में क्या होता है कि हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते हैं, वी जस्ट मेड की जो ऑर्गेनिज्म है ना वो डिजीज कॉज ना कर पाए, उस लाइक हम उसको कर देते हैं। सो नॉट किलिंग द ऑर्गेनिज्म बट मेकिंग इट्स लाइक नॉट हार्मफुल, कि वो आपको हार्मफुल नहीं करेगा। सो दैट इज नोन एज डीकंटामिनेशन और सैनिटाइजेशन। तो ये डिफरेंस बहुत इजी था। स्टेरिलाइजेशन में हम सिंपली क्या करते हैं, स्पोर्स को भी किल करते हैं। डिसइंफेक्शन हम इनएनिमेट सरफेसेस को क्लीन करते हैं, वहां पे स्पोर को किल नहीं कर पाते हैं। एसेप्सिस मतलब बॉडी की बात हो जाएगी, और डीकंटामिनेशन का मतलब है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको लेस हार्मफुल बना देना, किल नहीं करना। सो दैट इज नोन एज डीकंटामिनेशन, ठीक है। एंड ऑटोक्लेव, यू नो, ऑटोक्लेव इज काइंड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, जिसमें हम 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करते हैं, 15 LBS प्रेशर यूज करते हैं फॉर 15 मिनट्स के लिए। क्या क्या हम ऑटोक्लेव करते हैं, तो जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, लाइक गाउन हो गया, है ना, ड्रेसिंग मटेरियल हो गया, सर्जिकल ड्रेसिंग हो गया, ड्रम हो गया, सर्जिकल ड्रम हो गया, स्टेराइल ड्रम हो गया, ट्रे हो गया, है ना, तो सारी चीजें हम ऑटोक्लेव करते हैं, ठीक है ना। देन यहाँ से कुछ MCQ आता है कि विडाल टेस्ट हम कौन से डिजीज के लिए करते हैं। सो दैट इज नोन एज टाइफॉइड डिजीज के लिए करते हैं, सबको पता है। मोन्टेक्स टेस्ट किसके लिए करते हैं, दैट इज नोन एज TB के लिए करते हैं। लेप्रोमिन टेस्ट किसके लिए करते हैं, लेप्रोसी के लिए करते हैं। शिक टेस्ट किसके लिए करते हैं, याद रखे एग्जाम में, डिप्थेरिया के लिए करते हैं, डिप्थेरिया के लिए। डिक टेस्ट करते हैं स्कारलेट फीवर के लिए। एंड VDRL टेस्ट किसके लिए करते हैं, सिफिलिस के लिए करते हैं, ठीक है ना। VDRL टेस्ट इज फॉर सिफिलिस। तो ये बहुत सिंपल है, आपको इसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग आपको आता ही होगा। सो ठीक है, सो ये हमारा टेस्ट का नेम हो गया, ठीक है। कमिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस टेबल इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से लाइक बहुत बार एग्जाम में MCQ आया है। सो सबसे पहले ग्लूटाल्डिहाइड की बात करते हैं। सो एग्जाम में एक बार तो इतना इजी आया था, क्या आया था कि ग्लूटाल्डिहाइड 2% इज आल्सो नोन एज, सो इट इज आल्सो नोन एज साइडेक्स, है ना। सो ग्लूटाल्डिहाइड इज आल्सो नोन एज साइडेक्स। तो इसका जो कंसंट्रेशन होता है ना वो 2% और 2.45% यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर हम 2% यूज करते हैं तो 7 डेज के लिए यूज करते हैं, 7 डेज। एंड अगर 2.45% यूज करते हैं तो 14 डेज के लिए यूज करते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि क्या होता है ना, इसमें एक एक्टिवेटर पाउडर आता है एंड उसको 5 लीटर सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं। सो ये 2% कंसंट्रेशन वो सब कुछ बना होता है, वो पाउडर होता है, और पानी में उस पाउडर को मिक्स कर देते हैं। एंड जैसे कि एक लाइक बकेट में वो पूरा सॉल्यूशन बनाते हैं ग्लूटाल्डिहाइड का, एंड उस ग्लूटाल्डिहाइड को हम 7 डेज तक यूज कर सकते हैं। तो कुछ भी हमें आर्टिकल्स को डिसइंफेक्ट करना हो, है ना, लेट सपोज हमें ट्रे हो गया, ट्रे को हमें डिसइंफेक्ट करना हो, तो हम ट्रे को वॉश वगैरह करके उसके अंदर डिप कर देंगे, तो उस सॉल्यूशन को हम 7 डेज तक यूज कर सकते हैं। ट्रे कर लिया, एम्बू बैग कर लिया, कोई हमने ट्यूबिंग कर लिया, तो हम उस 7 डेज तक उस डिसइंफेक्ट को हम यूज कर सकते हैं। आफ्टर 7 डेज के बाद डिस्कार्ड करना होता है, फिर से न्यू बनाएंगे। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो साइडेक्स हो गया 2% और 2.45%, ठीक है ना। जैसे कि हमने डिप किया, लेट सपोज मैंने ट्रे को डिप किया, तो ट्रे को कितना देर अंदर रखना है उस सॉल्यूशन के अंदर, साइडेक्स के अंदर, कि वो डिसइंफेक्ट हो जाए,
इट इज अबाउट 20 to 30 मिनट्स, सो एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स रखना है फॉर डिसइंफेक्शन। सो ट्रे हो गया, द इम्पोर्टेंट थिंग इज स्कोप। जितने भी स्कोप होते हैं ना, स्कोप लाइक हमारा एंडोस्कोप हो गया है ना, ब्रोंकोस्कोप हो गया, वो सब कुछ हम साइडेक्स में डिसइंफेक्ट करते हैं, साइडेक्स के सॉल्यूशन में डाल के डिसइंफेक्ट करते हैं। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया ग्लूटाल्डिहाइड, ठीक है ना। दूसरा हमारा होता है कोर्सोलेक्स। सो कोर्सोलेक्स इज नथिंग, इसमें ग्लूटाल्डिहाइड भी होते हैं और भी कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक फॉर्मेल्डिहाइड। सो ग्लूटाल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, इट इज नोन एज कोर्सोलेक्स। सो कोर्सोलेक्स का परसेंटेज कितना होता है, 5% हम यूज करते हैं, ठीक है ना, 5% यूज करते हैं। एंड इसका जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो 5 मिनट्स है। जैसे ग्लूटाल्डिहाइड का कॉन्टेक्ट टाइम कितना था, 20 to 30 मिनट्स, ऐसे ही कोर्सोलेक्स का जो कॉन्टेक्ट टाइम है दैट इज 5 मिनट्स है, ठीक है ना। एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर 7 डेज के लिए, तो ये भी हम 7 डेज के लिए यूज करते हैं। थर्ड हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोलर और यू कैन से दैट सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन और पोलर, राइट। सो पोलर और सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो इसका जो कंसंट्रेशन हम 1% यूज करते हैं, ठीक है। एंड इसका जो कॉन्टेक्ट टाइम होता है वो 10 मिनट्स होता है। एंड ये बेसिकली जो पोलर सॉल्यूशन होता है ना, पोलर और सोडियम हाइपोक्लोराइड, वो हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। जब जब हमें यूज करना होता है तब तब हम फ्रेश प्रिपेयर करते हैं। और अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो अप टू 8 आवर्स तक ही यूज कर सकते हो, बियॉन्ड 8 आवर्स यूज करने का कोई सेंस नहीं, बिकॉज उसकी जो एफिशिएंसी हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अप टू 8 आवर्स तक हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम साइडेक्स को हम 7 डेज और 14 डेज तक यूज कर सकते हैं, ऐसे ही पोलर सॉल्यूशन को अप टू 8 आवर्स ही यूज कर सकते हो। जितने भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सरफेसेस होते हैं, है ना, द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जो हमारा स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, अगर स्पिल लाइक ब्लड अगर फ्लोर पे गिर गया, सीएस फ्लोर पे गिर गया, है ना, तो उसको क्लीन करने के लिए हम पोलर सॉल्यूशन यूज करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड 1%। ये एमसीक्यू आ रखा है कि एचआईवी पेशेंट का ब्लड है, एचआईवी पेशेंट का बेड लिनेन है, तो उसको हम डिसइंफेक्ट कैसे करेंगे, बाई सोडियम हाइपोक्लोराइड, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये एमसीक्यू बहुत बार आ रखा है, ठीक है ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद है इकोशील्ड। इकोशील्ड अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूली आया है और ये लाइक मैं एम्स दिल्ली के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। इकोशील्ड इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोशील्ड में क्या है, इकोशील्ड में हमारा 11% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ये याद करना आपको, कंसंट्रेशन इकोशील्ड का तो याद करना अच्छे से। इसमें 11% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और 0.01% डाइल्यूटेड AgNO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। सो इसमें है ना कि 10% और इसका 20%, इसके दो फॉर्म हम यूज करते हैं, एक 10% और एक हमारा 20%। सो 10% इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ आइटम्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, सरफेसेस हो गया, बेड हो गया। जैसे कि बेड पेशेंट है, पेशेंट डिस्चार्ज होता है, अब दूसरा पेशेंट उस बेड पे आएगा, तो हम क्या करते थे, पहले हम कार्बोलाइज करते थे, कार्बोलिक एसिड यूज करते थे, बट वो थोड़ा इरिटेटिव होता है, कार्सिनोजेंस भी है। सो अब वो यूज नहीं करते, अब हम क्या यूज करते हैं, अब हम इकोशील्ड यूज करते हैं। इकोशील्ड यूज करते हैं तो इकोशील्ड हम 10% यूज करते हैं। 10% का कंसंट्रेशन का हम इकोशील्ड बनाते हैं, उसको हम बेड हो गया, कोई भी आइटम्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, है ना, सरफेसेस हो गया, उसको क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड 20% इज यूज फॉर फॉगिंग, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले फॉगिंग किसी और से करते थे एंड वो बहुत ऐसे इरिटेटिव होता था, आईज में लगता था, बट अब हम इकोशील्ड से करते हैं। सो इकोशील्ड का 20% लेते हैं फॉर फॉगिंग के लिए, ठीक है ना। सो 10% इज फॉर ऑब्जेक्ट्स, बेड, लिनन एंड ऑल, है ना, एंड 20% फॉर फॉगिंग। फॉगिंग में हम 20% यूज करते हैं। एंड फॉगिंग मशीन आपको पता होगा, मैं भूल गई यहाँ पे रखना, फॉगिंग मशीन प्लीज देख लेना, वो भी एक बार और सेट में आया था, उन्होंने इमेज दिया था फॉगिंग मशीन की एंड पूछा था व्हाट इज दैट। सो इट इज फॉगिंग मशीन। सो फॉगिंग मशीन को क्या करते हैं, 20% हम इकोशील्ड लेते हैं, उसमें हम 1 आवर के लिए फॉगिंग, लाइक 1 आवर के लिए हम रखते हैं। 1 आवर में हाफ एन आवर हम मशीन को रन करते हैं, हाफ एन आवर क्या करते हैं, डोर को क्लोज करके रखते हैं। तो जैसे लेट सपोज मुझे इस रूम को फॉगिंग करना है, डिसइंफेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम पूरे इस रूम को क्लीन कर देंगे प्रॉपरली। क्लीन करने के बाद जो भी है पूरा लाइक अच्छे से, जो भी लाइक कर्टेन एंड ऑल है, सबको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद जितने भी डोर्स है उसको क्लोज कर देंगे एंड क्लोज करने के बाद वो मशीन को रन करूंगी। मशीन को रन करने के बाद हाफ एन आवर वो रन होएगा, देन स्टॉप कर देंगे, फिर हाफ एन आवर तक हम छोड़ देते हैं, देन उसके बाद ओपन करते हैं रूम को। तो 1 आवर टोटल लगता है हमें फॉगिंग करने में। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट था, ये 1 ग्लूटाल्डिहाइड, कोर्सोलेक्स, पोलर एंड इकोशील्ड, दैट इज द इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है, ठीक है ना। उसके बाद
एक और एमसीक्यू क्या आया था कि थर्मामीटर को हम कैसे डिसइंफेक्ट करते हैं। सो थर्मामीटर अपने पेशेंट को यूज किया, तो थर्मामीटर को कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे, बाय 70% अल्कोहल, और यू कैन से द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हम रब करेंगे, है ना। सो दैट इज थर्मामीटर को इस तरीके से हम डिसइंफेक्ट करते हैं। दूसरा है हमारा ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर बॉटल। सो जो ह्यूमिडिफायर बॉटल होता है, लेट्स सपोज आपने एक पेशेंट का यूज किया या फिर 24 आवर्स तक यूज कर लिया, आफ्टर 24 आवर्स हमें चेंज करना होता है। लाइक उसके अंदर जो हम स्टेराइल वाटर रखते हैं वो भी हमें फेंकने होते हैं, दूसरा न्यू लेना होता है, बॉटल को भी चेंज करना होता है। तो कैसे करेंगे हम डिसइंफेक्ट? अगर हमने बॉटल चेंज कर लिया तो दूसरा बॉटल लाएंगे, तो उस बॉटल को कैसे डिसइंफेक्ट कर देंगे, फेंकेंगे तो है नहीं। तो उस बॉटल को क्या करेंगे, सबसे पहले हम वॉश करेंगे, सोप एंड वाटर से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद ड्राई करेंगे, एंड ड्राई करने के बाद कहाँ डालेंगे, जो हमने ग्लूटाल्डिहाइड का जो सोल्यूशन बनाया था ना 7 डेज के लिए, उस सोल्यूशन में हम 20 to 30 मिनट्स के लिए डिप कर देंगे। डिप करने के बाद उसको हम निकालेंगे और स्टेराइल वाटर से लाइक जो भी ग्लूटाल्डिहाइड लगा होगा ना उसके ऊपर, तो स्टेराइल वाटर से क्लीन करके देन वो हम यूज कर सकते हैं। so, ऐसे हम ह्यूमिडिफायर बॉटल को क्लीन करते हैं। सबसे पहले हमने उसको वॉश किया, देन उसको ड्राई किया, देन हमने ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन के अंदर डाला, एंड देन निकाल के स्टेराइल वाटर से वॉश करके हम उसको यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सक्शन ट्यूबिंग ऑल्सो द सेम प्रोसीजर, क्लीन किया, ड्राई किया, डिप किया फॉर 20 to 30 मिनट्स, अगेन निकाल के स्टेराइल वाटर से क्लीन करके यूज कर लिया, ठीक है ना। दैट इज बेसिकली अब जो सेक्शन ट्यूबिंग आती है वो हमारा लाइक न्यू आता है, जैसे कि जो हम उस पेशेंट के लिए यूज करेंगे उसके बाद हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, न्यू लेते हैं, है ना। तो अब लाइक अब डिस्पोजेबल वाला आने लगा है, ठीक है। सो ये हमारा आपको थर्मामीटर, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर बॉटल और सक्शन ट्यूबिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इंजेक्शन ट्रे इसके बारे में पूछे तो हम जैसे इंजेक्शन ट्रेज है वो हम 24 आवर्स तक यूज करते हैं। 24 आवर्स के बाद हमें डिसइंफेक्ट करना होता है, तो डिसइंफेक्ट के लिए हम या तो हम सॉल्यूशन में डिप कर सकते हैं या फिर हम ऑटोक्लेव के लिए भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप सॉल्यूशन में डिप करते हो तो अगेन सेम प्रोसीजर, क्लीन विद सोप एंड वाटर, उसके बाद ड्राई करने हैं, देन आपको या तो आप क्या बोलते हैं ग्लूटाल्डिहाइड में डिप कर दो या फिर आप ऑटोक्लेव के लिए भेज दो, दोनों में से किसी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। HIV आर्टिकल्स को कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, है ना, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, और यू कैन से दैट पोलर, है ना, पोलर सॉल्यूशन, पोलर में, ठीक है। स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स में भी क्या यूज करते हैं, सेम पोलर सॉल्यूशन 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। एंडोस्कोप हो गया, ब्रोंकोस्कोप हो गया, इसको हम कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे, ग्लूटाल्डिहाइड और यू कैन से दैट साइडेक्स, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, इस तरीके का एमसीक्यू आता है। ये इंपॉर्टेंट है, इथाइल ऑक्साइड और यू कैन से ETO। ETO में जितने भी प्लास्टिक वाला होता है ना, जैसे कि कुछ प्लास्टिक हम ऑटोक्लेव के लिए नहीं भेज सकते हैं, सो वो हम ETO के थ्रू हम डिसइंफेक्ट करते हैं। सो सर्जिकल प्लास्टिक डिस्पोजेबल डिवाइसेस हो गया, जैसे कि वेंटिलेटर हो गया, डायलिसिस मशीन हो गया, हार्ट एंड लंग मशीन हो गया, ट्यूबिंग्स हो गया, है ना। तो जितने भी रबर आइटम्स हो गए, सिरिंजेस हो गया, कैथेटर्स हो गया, स्यूचर्स हो गया, तो वो सब हम ETO के थ्रू हम स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा आपको कुछ कुछ चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू द BMW, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे MCQ आता है और बहुत इजी सिंपल वाला आता है। सो सबसे पहले हमारा येलो है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द लोगो ऑफ बायोहैजर्ड, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का। सो ये लोगो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले आई थिंक 9 से 2 और 3 में ये लोगो से MCQ आया था। एंड दिस इज द लोगो ऑफ साइटोटॉक्सिक वेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए लोगो से भी MCQ आ जाता, कुछ भी MCQ आ जाता। तो आपका पूरा सेंस जो है ना, सिक्स सेंस जो है वो ओपन करके रखना है, मतलब जो इंपॉर्टेंट हाई टॉपिक्स है उससे कुछ भी किस तरीके का भी MCQ पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हमारा येलो कब पूछे, येलो का अगर हम याद करें तो येलो में हमारा जितने भी ह्यूमन एंड एनिमल्स एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो सब कुछ उसमें जाएगा। तो जैसे कि टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, ये सबको पता है। सॉइल वेस्ट जैसे कि ड्रेसिंग, प्लास्टर, कास्ट, कॉटन स्वैब, ये सब जाता है ना। इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन, ये भी कहाँ जाता है, येलो में जाता है। ये चीजें तो आपको याद रहेगी। ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट में ये टिश्यूज, ऑर्गन्स, ये हमारा प्लास्टर, कार्ड, कॉटन, ये सब कुछ येलो में जाता है। तो इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन कहाँ जाएगा, येलो में जाएगा। जैसे कि एंटीबायोटिक्स डेट एक्सपायर्ड हो गया तो हम कहाँ डालेंगे, येलो में डालेंगे। उसके अलावा कुछ केमिकल वेस्ट हो गया, जैसे कि हमने डिसइंफेक्शन हमने बनाया था ग्लूटाल्डिहाइड,
7 डेज कंप्लीट हो गया, अब उसको डिस्कार्ड करना है, कहाँ डिस्कार्ड करेंगे, येलो वाले में, है ना। सो डिस्कार्डेड रिएजेंट्स और डिसइंफेक्टेंट भी येलो में जाता है। उसके अलावा डिस्कार्डेड लिनेन हो गया, मैट्रेस हो गया, बेडिंग्स हो गया, ये सारा हमारा, है ना। प्री ट्रीटेड माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल लैब वेस्ट, ये सब कुछ येलो में जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा साइटोटॉक्सिक वेस्ट भी कहाँ जाता है, येलो में जाता है। उसमें बस अलग से हम मार्कर लगाते हैं कि दिस इज साइटोटॉक्सिक वेस्ट। जैसे कि साइटोटॉक्सिक कोई ड्रग हो गया, उसके एम्पीगुल्स हो गए, उसके क्या बोलते हैं जो वायल्स होता है, वो सब कुछ हमारा अलग से हम एक बैग बनाते हैं, उसमें हम साइटोटॉक्सिक वेस्ट का लेवल लगाते हैं और वो येलो के अंदर हो जाता है, ठीक है ना। उसकी अलग कैटेगरीज होती है। सो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रेड। सो रेड में जितने भी प्लास्टिक होते हैं ना, सारे प्लास्टिक हमारे उसमें जाते हैं। सो जितने भी कंटेमिनेटेड प्लास्टिक वाला होता है ना, जैसे कि ट्यूबिंग, प्लास्टिक बॉटल, इंट्रावेनस ट्यूबिंग हो गया, सेट्स हो गया, कैथेटर, यूरिन बैग, सिरिंजेस, है ना, सिरिंजेस विदाउट नीडल, ये सब कुछ हमारा कहाँ जाएगा, रेड में जाएगा। उसके बाद ये इमेज इंपॉर्टेंट है। ये इमेज हमारा किसका, इसमें हमारे सारे शार्प जाएंगे। ये व्हाइट कलर का इमेज दिख रहा है आपको, एंड ये नीडल डिस्ट्रॉयर है, ऐसे डिस्ट्रॉय करते हैं। सो इसमें जितने भी शार्प होते हैं ना, so waste sharp including metals like needle, syringes with fixed needles from needle tip cutter और burner। तो जितने भी needles हो गया, scalpels हो गया, blades हो गया, है ना, sharp objects हो गया, वो सबके हमारे सब white में जाएगा। उसके बाद एक हमारा ब्लू कलर का कार्ड बॉक्स आता है, इस तरीके का दिख रहा है आपको, ऐसे कार्ड बॉक्स होता है एंड उस पर ऐसे ग्लास वेयर लिखा होता है, ऐसे ब्लू कलर का लाइनिंग होती है। सो इसमें जितने भी ग्लास वेयर्स होते हैं ना, एम्प्यूल्स वगैरह, वो सारे इसमें से जाता है। तो कंटेमिनेटेड, ब्रोकन, डिस्कार्डेड ग्लास, वायल्स, एम्प्यूल्स, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स, वो सारे हमारे इस कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा BMW का एक क्रक्स है, जो आपको ये ऐसे देख के डेली देखो याद हो जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यूरिन कल्चर कैसे लेते हैं ना, लाइक मैंने देखा है कि ये जो हमारा 3 नॉर्सेट है, कंटिन्यूअस कुछ कुछ MCQ पूछ लेते हैं। सो वेरी रिसेंटली आई थिंक नॉर्सेट 8 और 9 में उन्होंने क्या पूछा था कि एक टॉडलर है, 15 मंथ का एक बच्चा है, उसमें हमें यूरिन फॉर कल्चर हमें लेना है। तो कैसे लेंगे, बाई एस्पिरेशन, मतलब कि बाई कैथेटराइजेशन, बाई क्या बोलते हैं मिड स्ट्रीम कैच यूरिन लेंगे, या फिर हम डाइपर से कलेक्ट करेंगे, कैसे लेंगे। तो देखो वो 15 मंथ का बच्चा है ना, वो बोल तो पाएगा नहीं। हम उसको बोलेंगे कि आपको हमें मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है, तो बच्चे आप फर्स्ट यूरिन को डिस्कार्ड कर दो, फिर आपको होल्ड करना, फिर हम लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। और अगर मदर लेगी भी वैसे, मतलब कि फर्स्ट डिस्कार्ड करेगी, बीच में लेगी, तो थोड़ा ना थोड़ा कंटेमिनेटेड हो ही जाएगा। बट हमें कल्चर के लिए लेना ना, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और डाइपर से तो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि कल्चर के लिए डाइपर से बिल्कुल नहीं लेना, बिकॉज पूरा का पूरा रिजल्ट एबनॉर्मल आएगा। सो इन दैट केस हमें क्या करना है, बेबी को या तो सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेट कर सकते हैं, सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेट कर सकते हैं, या फिर सेकंड क्या कर सकते हैं, हम कैथेटर डाल के ले सकते हैं। तो ये 2 टेक्निक बेस्ट है, ठीक है ना। अदरवाइज जो एडल्ट है, एडल्ट है एडल्ट है या फिर ओल्डर चिल्ड्रन है ना, 7, 8, 9 साल का बच्चा है, तो इन 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 दीज ग्रुप में कैसे लेना है, क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन। सो ये तो हमारा जो वॉइडिंग सेल्फ है उन पेशेंट के लिए है, उनके लिए है वॉइडिंग सेल्फ के लिए, क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन। और बच्चों का मैंने बता दिया कि कैथेटर डाल के या फिर सुप्राप्यूबिक एस्पिरेट करके लेना है। थर्ड हमारा क्या आता है, थर्ड कौन से ग्रुप आते हैं, फॉलीज कैथेटर, जिसको फॉलीज कैथेटर ऑलरेडी इंसर्ट है। जैसे कि लेट्स सपोज कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, उस पे फॉलीज ऑलरेडी इंसर्टेड है। सो इन दैट पेशेंट में कैसे हमें लेना है यूरिन सैंपल, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला MCQ भी आया था। सो देखो फॉलीज इंसर्ट है, एंड हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है, अगेन कि हमें क्लीन कैच मिड स्ट्रीम वाला ही लेना है। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कैथेटर को क्लैम्प करते हैं। सो कुछ इस तरीके का होगा, ये हमारा ऐसे बैग लगा होगा, ये बैग लगा होगा, एंड ये हमारा बैग की जो ट्यूबिंग होगी, एंड ये फॉलीज के अंदर चला जाएगा, एंड ये ब्लैडर के अंदर ये फॉलीज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो एम है कि हमें ये वाला यूरिन लेना है, जो ब्लैडर से आएगा ये वाला यूरिन लेना है, ये वाला यूरिन नहीं लेना है, या फिर बैग से तो यूरिन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हमें कल्चर का लेना है ना। बैग में तो कितने ज्यादा ऑलरेडी पहले का यूरिन होगा, पूरा कंटेमिनेटेड होगा, तो ये नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है। हमें कहाँ से लेना है, हमें क्लीन कैच जो ब्लैडर से आएगा वो वाला लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ना यूरिन, मतलब यहाँ पे जो यूरिन थोड़ा बहुत इकट्ठा होगा ना, तो उसको हम ऐसे स्क्यूज करके यूरिन को पूरा ट्यूबिंग में कर देते हैं। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, इसमें यूरिन नहीं है। तो हमने स्क्वीज करके, मिल्किंग बोलते हैं उसको, मिल्किंग करके हमने यूरिन को अंदर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एकदम यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लैम्प कर देंगे। सो हमने आर्टरी फोर्सेप्स से या फिर हमने सिरिंज से ही क्लैम्प कर दिया, इसको क्लैम्प कर दिया। क्लैम्प करने के बाद
यहाँ पे हमने क्लैम कर दिया, ठीक है ना, क्लैम कर दिया, लाइक 15 to 30 मिनट्स के लिए क्लैम कर दिया। अब हमने क्लैम कर दिया तो यूरिन अब इसमें स्टोर हो जाएगा, मतलब अब ब्लैडर में स्टोर होगा। तो अब हम अगर लेंगे तो हमारा ब्लैडर वाला यूरिन आएगा, जो पुराना यूरिन था वो तो चला गया। तो अब हमने यहाँ पे क्लैम कर रखा है, अब हम क्या करेंगे, दिस इज द साइट, दिस इज यहाँ से हमें यूरिन आएगा, और यहाँ पे तो हमने स्टेराइल वाटर डाल रखा है ना, यहाँ पे हमने स्टेराइल वाटर डाल रखा है, और यहाँ से यूरिन वाला साइट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस पॉइंट, ये यूरिन वाले साइड के पोर्ट में है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एकदम बाइफर्केशन से अबव, दिस इज बाइफर्केशन, इसके जस्ट अबव हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हम क्या करेंगे, इन सर्कुलर मोशन में हम क्लीन करेंगे उस एरिया को, इस ट्यूबिंग को क्लीन करेंगे। क्लीन कर दिया, क्लीन करने के बाद हम सिरिंज निडल डालेंगे और एस्पिरेट करेंगे। तो बाय एस्पिरेशन मेथड एट जस्ट, ये जो बाइफर्केशन है ना उसके जस्ट अबव हम 2 सेंटीमीटर, यू कैन से दैट, यहाँ से हम निडल्स को एस्पिरेट करके, सिरिंज से एस्पिरेट करके हम यूरिन लेंगे फॉर कल्चर। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू नो, ठीक है ना, यहाँ से एमसीक्यू आ रखा था। सो आपको यूरिन कैसे कलेक्ट करना है, फ्रॉम फॉलीज हो गया, फॉर बॉइडिंग सेल्फ पेशेंट का, फॉर चिल्ड्रेन का, एंड फॉर फॉलीज पेशेंट का। तो ये तीनों ग्रुप का पता चल गया आपको, ठीक है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, इतना ज्यादा एमसीक्यू नहीं आया बट थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। सो स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन में, जैसे कि लेट्स सपोज कोई बैक्टीरिया है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कैसे डिजीज होता है, वो क्या फेसेस होता है, ऐसा तो नहीं वो बैक्टीरिया आपके अंदर एंटर हुआ एकदम से आपको सिम्टम्स आ गया, एक पर्टिकुलर फेस चलता है ना। तो सबसे पहले होता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। सो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि कोई भी पैथोजेंस है, कोई भी लाइक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेदर इट्स बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, वो आपकी बॉडी के अंदर आया। सो एंट्री, pathogens enter to appear till appear the first symptoms, and so that is known as incubation period. So entry of pathogen incubation period में क्या होता है कि हम बोलते हैं ना उस डिजीज का incubation period 7 to 14 days है, 14 days है। So incubation period का मतलब है कि वो डिजीज आपके बॉडी के अंदर गया। So entry of pathogens to first symptoms appear, है ना, first symptoms appear, so that is known as incubation period। तो हो सकता है कि आपको incubation period में उतने symptoms आपको appear नहीं होगा, उस फेज में आप नॉर्मल रहेंगे, है ना। So incubation period is the entry of pathogens to first symptoms appear। उसके बाद प्रोडॉर्मल स्टेज होता है। सो प्रोडॉर्मल में क्या होता है कि अर्ली, बहुत अर्ली फेज में, आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड, अर्ली फेज में क्या होगा, अर्ली माइल्ड नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे, है ना। सपोज आपको कोई डिजीज हुई है, उसमें लाइक आपको बॉडी एक होगा, फीवर हो गया, है ना, टायर्डनेस फील होगा। सो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होगा, अर्ली एंड माइल्ड नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो गया। सो दैट इज नोन एज प्रोडॉर्मल स्टेज, है ना। सो इट इज हाईली इन्फेक्शियस स्टेज होता है, हाईली इन्फेक्शियस स्टेज। यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होगा। बट इलनेस स्टेज में क्या है कि एक्चुअल आपको सिम्टम्स दिखेगा, एक्चुअल डिजीज स्पेसिफिक सिम्टम्स आपको इसमें अपीयर होगा, डिजीज स्पेसिफिक सिम्टम्स आपको यहाँ पे अपीयर होगा, ठीक है ना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक्चुअल डिजीज स्पेसिफिक सिम्टम्स आपको होगा इन इलनेस स्टेज में, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, रिकवरी फेज आ जाता है, रिकवरी फेज। सो कॉन्वलेसेंट स्टेज मतलब कि रिकवरी फेज, है ना। तो मतलब कि जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, सिम्टम्स स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो इंक्यूबेशन में कि पैथोजन आया, प्रोडॉर्मल में धीरे धीरे कुछ कुछ सिम्टम्स स्टार्ट कर दिया उसने, एंड इलनेस में आपको एक्चुअल डिजीज स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखने लगे और धीरे धीरे देन रिकवरी होने लगी, दैट इज कॉन्वलेसेंस स्टेज। Then this is also very important, chain of infection। So chain of infection में बेसिकली क्या है, टोटल 6 चैन होते हैं। 6 चैन में फर्स्ट हमारा क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट वाला। सो इन द चैन ऑफ इन्फेक्शन में ना एक प्रॉपर, कोई भी डिजीज अगर आपको होएगी ना, एक प्रॉपर साइकिल है, प्रॉपर चैन है। अगर इन चैन में अगर कहीं पे भी आपने ब्रेक डाउन कर दिया तो वो जो डिजीज है वो आगे पास ऑन नहीं हो पाएगी, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो, डिजीज होने से ब्रेक कर सकते हो अगर आपने इनमें से कहीं पे भी आपने ब्रेक किया तो, ठीक है ना। सो चैन ऑफ इन्फेक्शन में द फर्स्ट चैन क्या है, दैट इज इन्फेक्शियस एजेंट। सो इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब है कि वो एजेंट
वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको डिजीज करेगा। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज है ना। सो इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको डिजीज करेगा। अब वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको डिजीज करेगा। सो दैट इज इन्फेक्शियस एजेंट। अब वो इन्फेक्शियस एजेंट कहीं रहेगा, सो दैट इज नोन एज रिजर्वोयर। सो रिजर्वोयर मतलब प्लेस वेयर दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड मल्टीप्लाई है ना। सो रिजर्वोयर मतलब जहाँ पे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो रहेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जो ये रिजर्वोयर है वो हम लाइक ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है ना। या फिर और क्या हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, एनवायरनमेंट भी हो सकता है। एनवायरनमेंट में जैसे कि हमारा सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, है ना। तो दैट इज द रिजर्वोयर। उसके बाद ये जो रिजर्वोयर है ना, अब ये रिजर्वोयर तो है, इसको कोई कुछ चाहिए एग्जिट होने का, पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब दैट पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब कि यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। सो पोर्टल ऑफ एग्जिट में लाइक हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया है ना, जैसे कफ या स्नीज किया हमने, ठीक है ना। सो दैट इज द पोर्टल ऑफ एग्जिट, ठीक है ना। ब्लड हो गया, ब्लड, यूरिन, है ना, फीसेज। सो ये सारे स्किन लीजन्स हो गया। सो ये हमारे पोर्टल ऑफ एग्जिट है, यहाँ से वो एग्जिट करेगा। उसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। सो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की वो कैसे ट्रेवल करेगा। लेट्स सपोज जो कोविड है, कोविड का जो कोरोना वायरस है वो वहां से निकला, वो कैसे ट्रांसमिट होगा, बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सो ड्रॉपलेट आपने स्नीज किया, वो ड्रॉपलेट के थ्रू वो दूसरे को जाएगा। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट में हमारा जैसे कि एयरबॉर्न, ड्रॉपलेट, है ना। सो दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि कैसे वो स्प्रेड हो रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब कि हाउ टू स्प्रेड, हाउ दिस डिजीज इज स्प्रेडिंग, है ना। सो दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन पोर्टल ऑफ एंट्री, कि एग्जिट तो हो गया, अब वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म, किसी अदर एनिमल में या फिर ह्यूमंस में डिजीज करेगा तो उसकी कोई भी पोर्ट के थ्रू ही वो एंट्री होगी। सो वो पोर्टल ऑफ एंट्री में क्या होगा, रूट विथ थ्रू विच दिस पैथोजन एंटर। तो वो रूट क्या हो सकता है, वो हो सकता है जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकता है, जीआई ट्रैक्ट हो सकता है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट हो सकता है ना, या फिर कोई स्किन पे ब्रोकन स्किन है वहां से जा सकता है। सो दैट इज द पोर्टल ऑफ एंट्री। और ससेप्टेबल होस्ट जिसके अंदर जाके ये डिजीज करेगा, अब वो एल्डर भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन, ये थोड़े ज्यादा ससेप्टेबल होस्ट है। उसके अलावा कोई हेल्दी पर्सन में भी हो सकता है, ठीक है ना। सो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि कोविड का एग्जाम्पल है। सो कोविड में हमारा कोरोना वायरस हमारा इन्फेक्शियस एजेंट हो गया, वो लाइक हमारा रिजर्वोयर वो ह्यूमन के अंदर है, किसी ह्यूमन के अंदर है ना, ह्यूमन एज अ होस्ट के थ्रू है। अब वो लाइक उसने स्नीज किया, सो रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू वो बाहर आया एंड थ्रू थ्रू ड्रॉपलेट जो ट्रांसमिशन है, थ्रू ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन वो एंट्री हुआ किसी और के थ्रू अंदर, थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड उसके अंदर जाके वो डिजीज करेगा। सो दैट इज द चेन ऑफ इन्फेक्शन। एंड द बेस्ट वे टू ब्रेक दिस चेन ऑफ इन्फेक्शन इज द हैंड हाइजीन। ये एमसीक्यू आ रखा है कि हैंड हाइजीन हो गया, पोस्ट जो हमारा पीपी होता है ना, हमारा आइसोलेशन हम करते हैं, लाइक जैसे कोविड के टाइम में हमने आइसोलेट किया था लोगों को। सो आइसोलेशन हो गया, पीपीई हो गया, हैंड हाइजीन हो गया। इन सारे मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ये जो मेरा इन्फेक्शन का जो चैन है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। बट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चैन ऑफ इन्फेक्शन इज द हैंड हाइजीन। सो हैंड हाइजीन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट इफेक्टिव वे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो एक हमारा डायरेक्ट होता है, एयरबॉर्न होता है, और एक हमारा ड्रॉपलेट होता है। यहाँ से एमसीक्यू आता है। सो डायरेक्ट मतलब कि सिंपल, डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन होगा। सो डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन और कॉन्टेक्ट विथ बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि टचिंग, किसिंग और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। सो दैट इज द डायरेक्टली होगा, जैसे कि स्कैबीज हो गया, गोनोरिया हो गया, है ना, दैट इज द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट में क्या है ना कि इसमें लाइक पार्टिकल जो है वो रिलीज होगा, जैसे कि आपने कफ किया, स्नीज किया या फिर आपने बातें किया तो आपके मुंह से या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक से आपके क्या हुआ, वो जो ड्रॉपलेट है, वो जो पार्टिकल्स है वो निकला। बट एयरबोर्न और ड्रॉपलेट में डिफरेंस क्या है, दोनों का जो रूट है ना कि थ्रू टॉकिंग, स्नेजिंग, कफिंग, टॉकिंग के थ्रू निकलेगा। बट एयरबोर्न में जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है ना वो लेस देन 5 माइक्रोमीटर है, तो साइज बहुत छोटू सा है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा और फिर लॉन्ग टाइम तक ट्रेवल करेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेस देन 5 माइक्रोमीटर साइज ऑफ पार्टिकल्स होती है, एंड इट इज सस्पेंडेड फॉर लॉन्ग टाइम इन द एनवायरनमेंट एंड ट्रेवल फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे कि टीबी हो गया, मेजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारे हमारे एयरबोर्न इन्फेक्शन, एयरबोर्न
मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इन डिजीज का, टीबी, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। कुछ हमारे होते हैं ड्रॉपलेट। सो ड्रॉपलेट में जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है ना वो मोर देन 5 माइक्रोमीटर है। सो साइज थोड़ा बड़ा है तो वो अप टू 1 मीटर तक ही ट्रेवल कर पाएगा, तो जल्दी ही वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो लाइक अप टू 1 मीटर तक आपको क्या रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। जैसे कि कोविड हो गया हमारा, है ना, तो कोविड में बोलते थे ना 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है, मास्क लगाना है ना। सो मोर देन 5 माइक्रोमीटर होता है। सो ट्रेवल ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ओनली फॉर 1 मिनट। तो हमें 1 मीटर, तो हमें 1 मीटर का हमें डिस्टेंस रखना होता है। जैसे कि कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, परटूसिस, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ऑफ डायरेक्ट एयरबोर्न एंड ड्रॉपलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, तो यहाँ से एमसीक्यू आता है। सो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स में आईजीजी जो है ना, जी मतलब ग्रेट, बहुत ज्यादा है, तो मोस्ट अबंडेंट जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स है लाइक अप टू 75 to 80%, वो कौन है, आईजीजी है। तो आईजीजी एक तो मोस्ट अबंडेंट है, एंड सेकेंड आपको क्या याद रखना है, इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली आईजीजी ही जो है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है एंड बेबी में एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक। सो दैट इज नोन एज आईजीजी। आईजीए, ए कहाँ पे होता है, ए हमारे जितने भी बॉडी सिक्रेशंस होते हैं ना, लाइक सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गया, है ना, म्यूकस हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, उसमें आईजीए एंटीबॉडीज होता है। तो जितने भी बॉडी सिक्रेशंस है उसमें हमारा आईजीए एंटीबॉडीज है। That is थर्ड हमारा है IgM। सो IgM इज द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इन्फेक्शन। तो कभी भी इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहला जो एंटीबॉडीज अपीयर होता है दैट इज IgM। तो IgM अगर बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, इट मींस इट इंडिकेट रिसेंट और एक्यूट इन्फेक्शन। उसके बाद IgE, ई मतलब ऐसे याद करो एलर्जी, ए मत करो, ई फॉर एलर्जी, ई फॉर एलर्जी, है ना। सो ये हमारे रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शन, है ना। सो लाइक पैरासिटिक इन्फेक्शन वगैरह में ये इन्वॉल्व होता है। सो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड ऑल। सो ये IgE हो गया, एलर्जी से याद रखो। IgD जो हेल्प इन बी सेल एक्टिवेशन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट IgE, IgM, IgA और IgG है। सो ये आपको पता होना चाहिए। कमिंग टू द टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें आपको जस्ट पता होना चाहिए कि एलर्जी में, अस्थमा में, एनाफाइलेक्सिस में हमारा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होता है। सो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इट इज ऑल्सो नोन एज एनाफाइलेक्सिस हाइपर सेंसिटिविटी। सो एलर्जी, अस्थमा, एनाफाइलेक्सिस में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है एंड इट इज IgE मेडिएटेड, क्योंकि एलर्जी हो रहा है तो एलर्जी में IgE मेडिएट होगा ना। रिएक्शन अकर विद इन मिनट्स में। टाइप 2 hypersensitivity is also known as cytotoxic और antibodies hypersensitivity reaction। इसमें क्या होगा, IgG और IgM जो है वो बॉडी सेल्स पे अटैक करेगा और सेल का डिस्ट्रक्शन होगा। जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो रिएक्शन होता है ना, उसमें टाइप 2 hypersensitivity रिएक्शन होता है। हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, जैसे कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, दैट इज ऑल्सो द टाइप 2 hypersensitivity reaction। कमिंग टू टाइप 3, सो टाइप 3 में क्या होता है, टाइप 3 इज ऑल्सो नोन एज इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपरसेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है एंड वो कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होता है टिश्यूज में एंड उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन करता है एंड उसकी वजह से हाइपरसेंसिटिविटी होती है, जैसे कि एसएलई हो गया, स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये सारे हमारे टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी है। देन टाइप 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिले हाइपरसेंसिटिविटी, ऑल्सो नोन एज सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसमें टी सेल्स बेसिकली पार्टिसिपेट करता है, इसमें एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं होता है। रिएक्शन अक्कर आफ्टर 24 to 22 आवर्स में, जैसे कि ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट जो हम माउंटेक्स टेस्ट करते हैं ना, दैट इज टाइप 4 सेंसिटिविटी रिएक्शन। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो गया, क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो गया। सो दैट इज ऑल टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, सो दैट इज समथिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर माइक्रोबायोलॉजी दैट यू हैव टू रिमेम्बर, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई थिंक इसमें से आपको मोर देन 60-70% चीजें आती होगी, ठीक है ना। जस्ट यू हैव टू कीप रिवाइज, जो चीजें जो पॉइंट नहीं आती है उसको जस्ट रिवाइज कर लो, ठीक है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।